ठीक है जी। और अब ये भी बहुत तकलीफ दे बात है कि जब हम ये किसी से पूछते हैं कि चलें जी मीनिंग्स की हद तक तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुई है। तो मैं जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन के हवाले से एक छोटी सी आपको एक जोक सुनाता हूँ। वो ये कि आपने स्टोरी पढ़ी है, बड़ी मुद्दत से यही फिक्रा मैं सुनता आया हूँ अपने स्कूल लेवल पे कि ग्रेप्स आर सोर। और मैं जब किसी अंग्रेज़ को कहूँगा कि ग्रेप्स आर सोर, तो ये कहावत भी है, तो वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता, हालांकि हमारे अंगूर खट्टे ही हैं। तो हमने यही पढ़ा इसका उर्दू ट्रांसलेशन, लेकिन अंग्रेज़ को समझ आएगा कि अंगूर दर्दनाक हैं, और या फिर वो ये समझ लेगा कि अंगूर जो हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि सोर के दो ही माना आ सकते हैं, या तो दर्दनाक सिचुएशन के लिए सोर लगाते हैं, तकलीफ दे सिचुएशन के लिए, और दूसरा पेनफुल जिसको कह लें, और दूसरा जो है बगैर पर हिलाए जब स्मूथली आप ऊपर उड़ते हैं, जैसा हवाई जहाज़ उड़ता है सीधा ऊपर, तो वो सिचुएशन को सोर बोलते हैं। अच्छा, अब अगर अंग्रेज़ को आप ये बोल देंगे तो वो परेशान हो जाएगा कि ऐसे तो दोनों सिचुएशंस में नहीं होता अंगूरों के साथ। अब मसला ये है कि अगर आप इस तलफ़्फ़ुज़ को देखिए कि सोर की जगह पे सावर, तो आप कहेंगे कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि सोर को सावर कर दिया। तो अब इसका तलफ़्फ़ुज़ बनेगा ग्रेप्स आर सावर, नॉट ग्रेप्स आर सोर। तो ये देखिए ये हाल है, और मैंने आज तक अपने असातिज़ा के मुंह से कभी भी ग्रेप्स आर सावर नहीं सुना, सोर ही पढ़ाते रहे सारे। और क्या मज़ाक का खेस बात है कि आप मैयर, ट्रैयर, प्लेयर, लेयर ये पढ़ाते रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते हैं लोग कि जी इसकी मेजरमेंट करनी है और इसको मेजर करना है, लेकिन लफ्ज़ जो है वो मेजर, ट्रेजर, प्लेजर और लेजर है। इसको आप देख लें, तलफ़्फ़ुज़ का भी यही हाल है। और मैंने ये PhD प्रोफेसर्स जो किसी और सब्जेक्ट के होते हैं उनके मुंह से भी सुना, कितने सारे डॉक्टर्स इसको मैयर ही बोलते हैं, और बड़े पढ़े लिखे, हम तो समझते डॉक्टर्स बड़े पढ़े लिखे होते हैं और बड़े पढ़ाकू टाइप होते हैं, लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से यही हाल है। मैंने बड़े बड़े लोगों के मुंह से ये लफ्ज़ सुना है इसी तरीके से, और लेयर करके, हालांकि ये लफ्ज़ लेयर नहीं है, लेजर है। तो और अब ये हाल हो गया पाकिस्तान में कि हमें एक बिलीफ सिस्टम के तहत बता दिया गया है कि जी देयर आर 12 टेंसेस। जहाँ भी देखो यही लिखा हुआ है 12 टेंस होते हैं। तो टाइम को 12 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, उसके बाद परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 इसके एस्पेक्ट्स ही बन जाते हैं, और फिर तीनों टेंसेस के 12 एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। अब लेकिन बिलीफ सिस्टम इस तरह है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि 12 टेंसेस के 12 सेंटेंस होते हैं, और 12 तरह के फ़िक्रे का 12 तरह का सिंटेक्स होता है, जिसको फॉर्मूला कह लें आप, उसको बनाने का। और ये बड़ी मज़ाक का खेस बात है पाकिस्तान में, ये कह लें कि बिल्कुल आम सा फतवा है कि दुनिया का कोई भी फ़िक्रा जब हम बनाते हैं तो वो लिखते हैं कि SVO से बनता है, यानी पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये देखिए कि बहुत ही बेटा दुख देने वाली बात है कि अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही सिंटेक्स है, और मैंने आज तक दूसरा सिंटेक्स छपा हुआ नहीं देखा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ही लगाया जाता है। और अगर कोई कहे कि जी मैं सब्जेक्ट नहीं लगाता, मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाता, मैं सिर्फ वर्ब के साथ ही फिक्रा बनाऊंगा, तो कहता दिमाग ठीक नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिक्रा बना के दिखाता हूं। अगर मैं कहता हूं हे सिट, अब इसमें अकेला वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो मैं ऑर्डर किया है, और ये बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसे देखा होगा कि ऐसा फिक्रा बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आप बता दीजिए एग्जामिनेशन लेवल पे जाके कि जी मैंने सब्जेक्ट भी नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाया, और मैंने सीधा फिक्रा बनाया। अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन करिकुलम में तो बिल्कुल नहीं किसी ने डिस्कस किया कि ये सिंटेक्स दुनिया में मौजूद है, और हमें तो एक ही सिंटेक्स का पता है।
सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात, जब मैं टेंस के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ये बहुत बड़ा बिलीफ है कि इसके फिक्रे के आखिर पे ताहती है आता है, ठीक है आता है, नो प्रॉब्लम। अब उसमें देख लीजिए कि कितनी मिस्टेक है इस आइडिया में। फर्ज कीजिए मैं किसी को कह देता हूँ कि जी मैं खा सकता हूँ। अब फिक्रा बनाने का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही लिखा हुआ है कि आपने पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो एस का इजाफा करके साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब मैं सोच में पड़ गया कि इस फिक्रे में सब्जेक्ट तो मैंने लगा दिया कि वो खा सकता है, मैंने ही लगाया। अब मैं वर्ब लगाकर एस या ईएस वाला जो बेस वर्ब के साथ एस जिसको फर्स्ट फॉर्म आप कहते हैं, कैसे लगा दूं? यहां तो कैन लग रहा है और फिक्रे के आखिर पे तीहे ही आ रहा है, ठीक है ना, वो खा सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। और ये बात पक्की है कि कैन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा नहीं है। हमारी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि कैन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। वो कहते हैं नहीं जी, पहली फॉर्म लगानी है एस के साथ, इसको इंडेफिनिट कैटेगरी में ले जाएंगे हम। और उस बात का क्या करें कि अगर ताहे आए ही ना, तो वो कहते हैं कि अगर ताहे तीहे नहीं आता है ना तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह एक है, तो है तो वो इंडेफिनिट सेंटेंस ना, लेकिन वो क्या कहेंगे कि नहीं ये सिंपल फिक्रे होते हैं। ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला है कि ये सिंपल फिक्रे पता नहीं कौन से होते हैं और इनका कोई वाली वारिस नहीं होता, ये टेंसेस में नहीं आते। अब ये देखिए एक और मिसाल ले लेते हैं कि कहते हैं कि जी आज बारिश हो सकती है। अब ये ताहे तीहे वाला ही फिक्रा है, लेकिन कौन है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मे लगाता है? हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं आज तक सिंटेक्स में लिखा कि जो है मे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जा सकता है, ठीक है जी। और ये हाल है हमारे टेंसेस का। इसी तरह आप आगे चलिए तो सारे टेंसेस में ही इसी तरीके से मैं आपको फ्यूचर की मिसाल देता हूँ। फ्यूचर टेंस के बारे में ये फतवा मौजूद है कि विल और शैल वाला फ्यूचर होता है, लेकिन और इज़ारम लगाओगे तो वो जो है प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल हत्तमी बात है, किसी किताब वाले ने इससे डिनाई नहीं किया कि प्रेजेंट में इज़ारम लगता है, फ्यूचर में विल और शैल लगता है। अब ये देखिए जरा, मैं अगर उर्दू बोलता हूँ कि आज मैंने बाजार जाना है या आज मुझे बाजार जाना है। अब ये फिक्रा जो है, वैसे तो 12 जो टेंसेस हैं उसमें ये फिक्रा मौजूद नहीं है, इस तरीके से ये वाला टेंस नहीं मौजूद। तो मैं कहूंगा कि आई एम टू गो टू बाजार टुडे, आई एम टू गो टू बाजार टुडे, आई एम टू गो। अब ये फिक्रा प्रेजेंट का है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एम लगा हुआ तो प्रेजेंट ही का फील होता है। नहीं, ये फिक्रा फ्यूचर का है, ठीक है जी। और बच्चे क्या कहेंगे कि अगर मैं उर्दू बनाए बगैर सोचूंगा तो मैंने आज बाजार जाना, तो आई विल गो टू बाजार। अब इन फिक्रों में गौर कीजिए कि आप किसी अंग्रेज के सामने जब बोलेंगे कि आई विल गो टू बाजार टुडे, तो ये फिक्रा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विल और शैल जो है वो फार फ्यूचर के लिए होता है। तो फार फ्यूचर में विल और शैल इस्तेमाल किया जाता है, और नियर फ्यूचर के एक्सप्रेशन में तो आपने अभी आज जाना है ना, तो ये नियर फ्यूचर में आ जाएगा। नियर फ्यूचर में आप विल और शैल कैसे लगा देंगे? ये मेरा ख्याल है कहीं पे भी नहीं मौजूद होगा। बड़ी परेशानी है इस हवाले से कि ये वाला सिंटेक्स कहाँ से आ गया और एम टू गो कहाँ से आ गया। ये कौन सा सिंटेक्स है कि 12 टेंसेस में ये सिंटेक्स मौजूद नहीं है। और बहुत सारे ऐसे फिक्रात हैं जिनमें, अब मैं उर्दू की मिसाल दे देता हूँ। मुझे बताइए कि ज़रा कौन से 12 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें ये लिखा है कि मैं खाना खाने लगा हूँ। हमारे किसी भी 12 टेंसेस के सिंटेक्स में मौजूद नहीं है। और उसमें अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा बना भी लेते हैं तो उसका सिंटेक्स तो ये है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो
आई एम गोइंग टू ईट, यहाँ पे तो 2 फॉर्म्स आ जाएंगी और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा। ये कहाँ छपना है और कहाँ है ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आती। और आप पास्ट की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मैं कहता हूं कि यू सेड दैट यू वुड ईट। अब यू वुड ईट में क्या होगा कि ये फ्यूचर इन द पास्ट का टेंस है, ठीक है जी। तो तुमने कहा था मैं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा, यू वुड ईट, यू सेड दैट यू वुड ईट। तो अब ये टेंस जो है ना फ्यूचर इन द पास्ट, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कहीं छपा होगा फ्यूचर इन द पास्ट के नाम से। 12 टेंसेस में तो बिल्कुल नहीं कैटेगरी में आता ये। और मेरे पास बेतहाशा मिसालें हैं, पूरी किताब मैंने लिखी इस मौजू पे, 350 एक्सप्रेशन मुझे तो फाइंड आउट हुए हैं और हमारे यहाँ 12 पे ही हम फंसे हुए हैं। और जो सिंटेक्स है मजाक के तौर पे एक ही सिंटेक्स चल रहा है SVO, उसको कोई नहीं बदल सका आज तक। ना हम डबल वर्ब लगा सके, ना हम डबल ऑब्जेक्ट लगा सके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहीं नहीं छपता। और ना ही हमारे यहाँ किसी ने कोशिश की है कि हम इन्फिनेटिव वर्ब भी इस्तेमाल करें कहीं पे। वो सिंपल सिंटेक्स 12 टेंसेस में लिख लिख के हम जवान हो गए और आज ये हाल है कि हम ये दावा करते हैं सर हमने ग्रेजुएशन कर ली और मुझे बोलना भी नहीं आता। बोलना कहाँ से आएगा आपको? आपने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है और जो बाउंडेड मेंटालिटी, जो कि बाउंडेड मेंटालिटी के साथ लिखा गया था। आपके ज़हन को एक छोटे से कप में बंद कर दिया गया और जब समंदर की बात करेंगे जिसको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। इट्स नॉट पॉसिबल टू कम्पीट विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये कि ये लेवल ऑफ टीचिंग है और ये लेवल ऑफ लर्निंग नॉलेज है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हकीकत के तौर पे आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए ड्यूरिंग लैंग्वेज रिसर्च जब मैं कर रहा था। और अल्लाह का शुक्र मैंने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं है, अगर मैं किसी से पढ़ता ये लैंग्वेज मैं कह सीखता तो मुझे शायद वो भी बाउंडेड मेंटालिटी के साथ ही कहते यही बिलीव बना लो बस इट्स ओके, ठीक है जी। और इंग्लिश बोलने वाले का पढ़ने वाले से ये इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं। वो 12 टेंसेस के साथ भी बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको बहुत सारी जिंदगी के अंदर उनकी बहुत वो और चीज़ें हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए होती हैं। ये जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की मैं मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगली हमारी जो सबसे बुरी सिचुएशन है वो ये है कि हमने जो सेंटेंस की टाइप्स बनाई हुई हैं, एक जी सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, कम्प्लेक्स होता है, ये भी ठीक है दैट्स ओके। एक सिंपल होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, और एक जो है नेगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, तो ठीक है दैट्स ओके। ये तो छपी हैं चीज़ें, दैट्स वंडरफुल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको पता है कि कॉजेटिव एक्शंस यानी कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप ये कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल अजनबी सी बात होगी कि पॉजिटिव क्या होते हैं, और ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये भी हमें नहीं पता। पैसिव एक्शंस क्या होते हैं, एक्टिव एक्शंस क्या होते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग जो है ये भी बड़ी क्रिटिकल है, ये भी नहीं। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि देयर, ठीक ना, वो जो आप लिखते हैं देयर वाज अ क्रो, ये किस टेंस में आता है? ये यानी पास्ट इंडेफिनिट में मैंने नहीं आज तक किसी किताब में पढ़ा कि देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ये पास्ट इंडेफिनिट में किसी ने कैटेगराइज करके लिखा हो इसको। वो कहते हैं कि ये सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है, ये इंडेफिनिट नहीं होता। चलो ये इसके बारे में बाद में बहस करेंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन ये कहाँ से हम सीखें, ये तो 12 टेंसेस की लिस्ट में नहीं आते तमाम चीज़ें, ठीक है जी। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड है ना, इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड से हमें अंग्रेजी नहीं आएगी। डायरेक्ट मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नेटिव स्पीकर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बात समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं।
देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं इंग्लिश पहले सोच लूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो पहले ही आती नहीं है। तो मैं उर्दू में ही सोचूंगा, जो भी मेरा ख्याल आएगा अपनी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज पंजाबी में या उर्दू में मैं सोचता हूँ। जब मैं उर्दू और इंग्लिश में सोचता हूँ तो मुझे उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू और पंजाबी की इंग्लिश बनानी है। मुझे इस बात से कतई ताल्लुक नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर इसके सिंटेक्स के बारे में क्या कहती है, वो बाउंडेड मेंटेलिटी के साथ चलती है या अनबाउंडेड मेंटेलिटी के साथ चलती है। और आपने क्या किया हुआ है कि ग्रामर के रूल्स को इस कदर बिलीफ बना लिया है कि जी इस तरह ही करना है, ही गोज टू स्कूल पे ही रहना है, और इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हम किसी भी तरीके से। और लफ्ज़ों के हवाले से वोकैबुलरी आपकी इस कदर वीक है कि मैं जब पूछता हूँ कि बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती हैं, आप मुझे कह देते हैं सर 3 होती हैं। ये थोड़े मीडियोकर स्टूडेंट्स के इल्म में होता है, और जो थोड़े पोजीशन होल्डर होते कहते हैं नहीं सर 4 होती हैं, क्योंकि जो है चौथी फॉर्म ING लगा के हम बनाते हैं कंटिन्यूस फॉर्म के लिए। तो मैं कहता हूँ बेटा वो तो 6 होती हैं टोटल। तो वो कहते हैं कि सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हमारी किताबों में तो सिर्फ 4 फॉर्म्स ही छपी हैं। अच्छा, छपी 4 है। अब टेक्स्ट बुक की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो क्या करती है कि वो एक फॉर्म लेती है, जिस तरह आप ईट ले लें, गो ले लें, उसका पहले उर्दू लिखती है, ईट का मतलब खाना लिखती है और गो का मतलब जाना लिखती है। उसके बाद वेंट के आगे कुछ नहीं लिखते। मैंने बहुत सारी किताबों में देखा, कभी नहीं मुझे नजर आया कि वेंट का भी कोई उर्दू होता है। गोन का मुझे उर्दू कभी नजर नहीं आया, गोइंग का मुझे कभी उर्दू नजर नहीं आया। और जो मेरी 6 हैं उनका तो क्या आना, वो तो छपी नहीं है अभी उस तरीके से। ठीक है जी। तो अब एक बच्चे को आपने ईट का अकेला मतलब, वो भी गलत वाला, ये बिल्कुल कतई भी ईट को जो है खाना नहीं कहते, गो को जाना नहीं कहते। ठीक है जी। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बोलूँ कि आई गो टू स्कूल, और उर्दू है मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है जी। अब मैं स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ, गो की इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन बन रही है। तो फिर जाना किधर है? अब मैं उर्दू से ही बोलता हूँ, मैंने स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। इसकी इंग्लिश में गो नहीं लग सकता, क्योंकि जाना की जो उर्दू है वो गो नहीं होती। वो कहेगा आई एम टू गो, यानी जाना की जो इंग्लिश है वो टू गो है, नॉट ओनली गो। गो, जाता, जाते, जाती, ये इसकी जो उर्दू बनेगी। ठीक है जी। तो मैं आगे जाके अगले लेक्चर्स में आपको बता दूंगा कि 6 फॉर्म्स के हर किसी का मतलब होता है। यानी वेंट का भी कोई मतलब है, गोन का भी कोई मतलब है, गोइंग का भी मतलब है। ठीक है ना। तो उनके फिक्स माना है, उनको आप याद कीजिए ताकि आपको पता तो चले कि इस सिचुएशन में मैंने बगैर टेंसेस को सोचे हुए से ही अंग्रेजी बोलनी है। और अंग्रेजी है ही कितनी है, 20 वर्ड्स हैं, 24 वर्ड्स हैं, जो कि ग्रामर बनाते हैं सारी। ठीक है। वो 24 वर्ब्स आप अच्छे तरीके से, 24 वर्ब्स नहीं 24 वर्ड्स, तो 24 वर्ड्स अगर आप की उसकी डेप्थ, डीप नॉलेज ले लें तो यू विल बी वेरी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, देयर विल बी नो इशू। ठीक है जी। तो अब ये इश्यूज हैं। प्लीज, अब कौन कहेगा कि सर मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, जो प्रीवियस नॉलेज है आपका, तो आपको मुकम्मल तमाम चीजें नए सिरे से सीखनी पड़ेंगी। और तमाम ट्रांसलेशन जो डिक्शनरी में अवेलेबल हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। हाँ, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ा करें प्लीज़, वहाँ सब सही लिखा हुआ है। उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ डिक्शनरीज इंग्लिश टू इंग्लिश में भी नहीं बताती कि शी मून होता है, नहीं बताती, लेकिन फिर भी दे आर गुड टू स्टडी। और आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ा करें, उर्दू डिक्शनरी छोड़ दीजिए। और कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज पहले, अंग्रेजी लफ्ज पहले पढ़ पढ़ के उर्दू बाद में पढ़ने वालों को कभी अंग्रेजी नहीं आती। ये फाइनल चैलेंज, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिए। आपने मैट्रिक तक इतने माना याद किए, इंटरमीडिएट तक इतने माना याद किए, आप अंग्रेजी लफ्ज पहले पढ़ लेते हो चीटिंग के साथ, फिर आप उसकी उर्दू याद कर लेते हो। अब आपको कौन सी लैंग्वेज आ रही है? आपको उर्दू आ रही है, आपको गलत फहमी है, आप तो अंग्रेजी देख लेते हो।
आपको बच्चा गो का वर्ड देखने के बाद कहे जाना गो जाना गो जाना, ठीक है जी, तो आपको उर्दू याद हो रही है कि अंग्रेजी याद हो रही है? तो वो तो गो तो आप लिखा हो नजर आ रहा है, आप कह रहे हो मैंने बड़े मैंने याद किए इंग्लिश के और मेरी वोकैबुलरी इंग्लिश की होती नहीं। तो बेटा करना क्या है, आप उर्दू लफ्ज पहले लिखना है और इंग्लिश वर्ड बाद में पढ़ना है। उर्दू वर्ड लिख लिया करें कि अच्छा ठीक है मुझे कुर्सी नजर आ रही, मैंने लिखा कुर्सी, अब मैं कुर्सी का सोचूंगा कि इसकी अंग्रेजी क्या है, तो मैं बाद में लिखूंगा इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, चेयर लिखकर कुर्सी लिख लेते हैं, फिर कहते हैं चेयर कुर्सी चेयर कुर्सी चेयर, तो आपको चीटिंग में नजर आ रहा है। ये इस तरह माना याद होते हैं, ऐसे तो अल्फाज के माना याद नहीं होते, और आप ऐसे ही माना याद करते रहो सारी जिंदगी। और मैंने आज तक जितनी भी किताबें निसाब की छपी देखी हैं उनमें इंग्लिश वर्ड पहले उर्दू बाद में है, तो उर्दू ही आएगी, आपको इंग्लिश थोड़ी आ जाएगी। फिर कहते हैं सर वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होती, ठीक है जी। तो आप पहले उर्दू सारी सर्च कर लीजिए जो आपकी डेली लाइफ में आपको वर्ड्स नजर आते हैं, ठीक है, जो जो आपकी जिंदगी में शामिल है, आप फिर उनकी इंग्लिश सोचनी है बाद में, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सही तरीका है अंग्रेजी सीखने का। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगी और ये सारा मसला भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे और बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ भी जाओगे इंशाल्लाह।